नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एशरमैन सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में हम बच्चेदानी में जाला पड़ जाने के नाम से जानते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये एशरमैन सिंड्रोम किस तरीके से होता है, क्यों होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या इलाज है और एक बार यह हो जाए तो मरीज के क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स बाकी रह जाते हैं। भीतरी झिल्ली, बच्चेदानी की भीतरी झिल्ली जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। बेसेलिस लेयर जो सबसे नीचे होती है, जिसे जननी लेयर भी कहते हैं, और इसके ऊपर की लेयर स्पॉन्जियोसम और कॉम्पैक्टम जो हर बार मेंसेस के समय, साइकिल के समय ग्रो करती है। ये जननी लेयर इन दोनों लेयर में ग्रो करती है और प्रेगनेंसी ना आने पर ये झड़ जाती है। अगली साइकिल में यह फिर से ग्रो करती है और प्रेगनेंसी आ जाती है तो यही 2 लेयर बच्चे को सपोर्ट देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और आगे की प्रेगनेंसी कैरी कराने में मदद करती है। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पीरियड में ये दोनों लेयर झड़ जाती है। एशरमैन सिंड्रोम में या जाला पड़ जाने में बेसिकली यही लेयर जो जननी लेयर रहती है ये डैमेज हो जाती है। इसका कई सारे कारण होते हैं। ये जो जननी लेयर रहती है ये हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिव होती है। किसी मीनोपॉज भी हो गई महिला को यदि हम हार्मोन देंगे और उसकी ये जननी लेयर, बेसेलिस लेयर यदि इंटैक्ट है, उसको कोई डैमेज नहीं है, तो वह हार्मोन को रिस्पॉन्ड करेगी और ग्रो कर जाएगी और उसे पीरियड आने लगेगा। लेकिन यदि ये जननी मतलब बेस लेयर डैमेज हो गई है तो ये पेशेंट हार्मोन को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और इनको पीरियड कम आएगा या पीरियड रुक जाएगा, कम एज की उम्र में पीरियड रुक गया, इस तरीके की परेशानियों के साथ प्रेजेंट करेंगे। इसका मेन कारण ये क्यों हो जाता है, इसका सबसे कॉमन कारण है बार बार डीएनसी हो जाने की वजह से या गलत तरीके से डीएनसी या धुलाई जो एबॉर्शन के लिए लोग करवाते हैं, गलत जगह से, बिना सफाई के, जहाँ पे स्टरलाइजेशन की प्रॉपर मेथड्स नहीं यूज़ होती हैं, बिना एंटीबायोटिक कवरेज के साथ में, तो उस वजह से अंदर इन्फेक्शन होता है या ज़्यादा खुरेश देने की वजह से बेस लेयर डैमेज हो जाती है। और बेस लेयर डैमेज होने की वजह से आगे और पीछे की जो सतहें होती हैं यूट्रस की वो आपस में चिपकने लगती हैं, कई जगहों पे जाले बनाने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कैविटी, बच्चेदानी अंदर से पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं। कुछ लोगों को नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के मैनेजमेंट को करने में, जैसे डिलीवरी हुई या सीजर हुआ, एक्सेस ब्लीडिंग हुई, उसको मैनेज करने के लिए कुछ स्टिचेस लगाए जाते हैं, क्लीनिंग की जाती है और उस वजह से कुछ इन्फेक्शन उस समय जाने या एक्सेस खरुच जाने की वजह से एशरमैन सिंड्रोम डिलीवरी और सिजेरियन के बाद भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे टीबी का इन्फेक्शन यदि अनट्रीटेड पड़ा रहता है, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, गर्भाशय की टीबी लंबे समय तक बिना ट्रीटमेंट के पेशेंट के शरीर में है, उस वजह से भी जाले बन जाने की दिक्कत हो सकती है। कोई भी इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर जैसे हिस्ट्रोस्कोपी किसी लेडी की पॉलिप, फाइब्रॉइड या किसी भी पैथोलॉजी की वजह से हुई, हम अंदर गए कैमरा लेके और यदि सारी मतलब स्टरलाइजेशन की मेथड, सारी चीज़ें ठीक से नहीं फॉलो की और ज़्यादा डैमेज हो गया, बेसल लेयर तक डैमेज हो गया, तो पेशेंट डेवलप कर सकता है एशरमैन सिंड्रोम। इसके अलावा जैसे आजकल बड़ा कॉमन है मेडिकल एबॉर्शन। लोग मेडिसिन 6 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन मेडिकल शॉप से ले लेते हैं और वो खाते रहते हैं अपने हिसाब से, और इस मेडिकल एबॉर्शन के बाद में वो कंफर्मेशन नहीं करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि पूरे पीस प्रेगनेंसी के निकल गए हैं या नहीं। एक आध छोटा मोटा पीस अंदर रह जाता है और उनको लंबे समय तक की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है। फिर वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं 1.5-2 महीने के बाद ब्लीडिंग करते हुए, तो इस तरीके से जो वो पीस पड़ा रहता है अंदर सब चीज़ों को इन्फेक्ट कर देता है और फिर जब उसकी डीएनसी की जाती है तो ऐसे केस में डीएनसी के बाद जाले बन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं जिससे हम एशरमैन सिंड्रोम होने से रोक सकते हैं। अब एक बार यदि ये जननी लेयर क्षतिग्रस्त हो गई है तो ये धीरे धीरे जम के चिपक के जगह खत्म कर देती है। तो एशरमैन सिंड्रोम कई ग्रेड का हो सकता है। एक माइल्ड डिग्री का जिसमें कैविटी का 1/3 पोर्शन ऑब्लिटरेट हो गया, बंद हो गया है, पूरे जाले बन के उस एरिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मॉडरेट डिग्री का जिसमें 2/3 कैविटी का मतलब बच्चेदानी के अंदर की कैपेसिटी घट गई है, केवल 1/3 बच्चेदानी की कैपेसिटी बाकी रह गई है। और तीसरा जिसमें पूरी बच्चेदानी
पूरी तरह से चिपक चुकी है, अंदर से आगे पीछे की लेयर पूरी तरह से जुड़ चुकी है। पेशेंट ये क्या सिम्टम्स लेके आएंगे? पेशेंट कोई प्रोसीजर हुई, डीएनसी हुई, उसके बाद उसको पीरियड नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, देर देर से आ रहा है, ब्लीडिंग के दिन घट गए हैं, ब्लीडिंग होनी कम हो गई है, अमाउंट ब्लीडिंग का घट गया, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें ये तकलीफ इसके बाद या डिलीवरी के बाद से पीरियड आना कम हो गया है या पीरियड आ ही नहीं रहा है, इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा जब हम इन लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे बेसिकली बीच साइकिल में 10वें से 15वें दिन के बीच में, तो हमें एंडोमेट्रियम जो एक जैसे ट्रिपल लाइन पत्ती की तरह ब्यूटीफुल सी दिखाई देनी चाहिए अल्ट्रासाउंड में, वो नहीं दिखाई देगी। इनकी एंडोमेट्रियम बहुत ही पतली एक तिरछी मिर्ची लाइन की तरह लगेगी, अच्छी तरीके से वो मोटी नहीं होगी और उसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत कम रहेगी। कई जगह पे कैल्सिफिकेशन के एरिया, इस तरीके की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको मिलेगी, इस तरीके के पॉइंट्स उसमें लिखे होंगे, थिन एंडोमेट्रियम, कैल्सिफिकेशन के एरिया। तो हम इस अल्ट्रासाउंड से सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को अशरमैन हो सकता है। अल्ट्रासाउंड डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं बनाता है कि पक्के से इस पेशेंट को है ही अशरमैन। जब इस तरीके का अल्ट्रासाउंड और ऐसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमें आया तो हम इसके आगे प्लान करते हैं कि इस पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब नीचे के रास्ते से बच्चेदानी योनि से होते हुए, बच्चेदानी के मुंह से होते हुए कैमरे को डाल के बच्चेदानी के अंदर की सारी चीज़ों की जांच की जाती है। अब हिस्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी बेहोशी में किया जाता है, 6-8 घंटे का खाली पेट होना ज़रूरी है। हिस्ट्रोस्कोपी से एक पक्का डायग्नोसिस इस प्रॉब्लम का हो जाता है और साथ के साथ ट्रीटमेंट भी हो जाता है। यदि पेशेंट फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मतलब उसे अभी बच्चा करना है, एक है कि भाई फैमिली कंप्लीट है, लास्ट डीएनसी के बाद से ऐसे दिक्कत हो गई कि पीरियड आना बंद हो गया, उन लोगों के लिए बस हिस्ट्रोस्कोपी ओके है। लेकिन यदि ऐसा है कि अभी हमारे फैमिली हमें बढ़ानी है, एक ही बच्चा है या एक भी बच्चा नहीं है, तो ऐसे केस में हिस्ट्रोस्कोपी के साथ इन पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपी का भी डिसीजन लेना चाहिए ताकि साथ के साथ ट्यूब्स की भी जांच कर ली जाए। क्योंकि केवल यूट्रस और ट्यूब एक ही घर के 3 कमरों की तरह हैं। यदि यूट्रस जालों की तरह चिपक गया है तो ट्यूब्स की भी स्थिति अच्छी होने की उम्मीद बहुत कम होती है। साथ में ट्यूब देख लेना बेहतर वो है, क्योंकि पेशेंट बेहोश तो हो ही रहा है तो दोनों चीज़ें देख ली जाएं। तो जो लोग फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अशरमैन के पेशेंट्स हैं उन्हें डेफिनेटली जल्दी से जल्दी, ज़्यादा चिपके माइल्ड से सीवियर होने के पहले ही हिस्ट्रोस्कोपी के साथ लैप्रोस्कोपी करवाना चाहिए। केवल हिस्ट्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए नहीं है, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है वो केवल हिस्ट्रोस्कोपी के लिए जाए। हिस्ट्रोस्कोपी में पानी के प्रेशर के साथ यूट्रस की कैविटी के अंदर जाया जाता है, जिसमें जो फ्लिम्जी एडेशंस होते हैं, पतले एडेशन होते हैं, पानी की प्रेशर की वजह से ही टूट जाते हैं, और जो कड़े मतलब मोटे एडेशंस होते हैं उन्हें सिजर्स की मदद से काट दिया जाता है। सिवियर डिग्री के अशरमैन सिंड्रोम में हो सकता है हमें 1 या 2 सिटिंग हिस्ट्रोस्कोपी की सेकेंड लुक करना पड़े, हम पूरी कैविटी एक बार में अचीव ना कर पाए। ये भी हो सकता है कि एक ही बार में हम पूरी कैविटी आराम से खोल लें कि दोनों ट्यूब्स की ओपनिंग हमें एंड में दिखाई देने लग गई और एंड हो गया कि हाँ अच्छे से पूरी कैविटी स्पेशियस बन गई, जो वो पूरी जम के जाम हो गई थी, चिपक गई थी, वो पूरी स्पेस बन गई। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है, इतना सीवियर भी हो सकता है या ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा सिजर्स यूज़ करते समय हो सकती है कि ये हमें उसी समय इस प्रोसीजर को रोकना पड़े। तो ऐसे केस में, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हम कैविटी नहीं क्रिएट कर पाए, कुछ भी ना हो पाए, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें फिर सरोगेसी आगे इन पेशेंट्स के लिए प्रेगनेंसी के लिए ऑप्शन सरोगेसी ही रह जाता है। तो हमारी स्थिति इतनी खराब ना हो कि हम सिवियर डिग्री के अशरमैन में अपनी आंखें खोल के डॉक्टर के पास जाएं, उसके पहले ही यदि इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो टाइमली अपने डॉक्टर को मिलें और चीज़ों को टाइमली ठीक करवाएं कि वो बढ़ के इरिवर्सिबल टाइप की ना हो जाए। अब जो माइल्ड और मॉडरेट डिग्री की है, जिनमें हमने कैविटी पूरी अचीव कर ली है कटिंग करके, इन केसेस में कुछ लोग जो फॉलोअप में नहीं आ पाएंगे या बहुत सिवियर डिग्री का फिर से एडेशन बनने का डर है, तो उन केसेस में इंट्रायूट्राइन डिवाइस डाली जाती है कुछ महीनों के लिए और इन्हें हार्मोन थेरेपी दी जाती है कि जो बेसेलिस लेयर है, जननी लेयर है, उसको रीजनरेट कर सके हार्मोन को देके। कुछ पेशेंट्स में जिनमें डिवाइस नहीं दी और हार्मोन देके पीरियड अच्छे से आने लगा, सिम्टम्स इंप्रूव हो गए, पेशेंट को खुल के पीरियड आने लग गया, उन केसेस में 2-3 महीने में कभी कभी अपने आप से प्रेगनेंसी भी आ जाती है। कुछ लोग जिनमें लाइनिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, उनकी लाइनिंग की हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि अब लाइनिंग अच्छी आ पा रही है या नहीं, और जिनमें हम डिवाइस डाल रहे हैं उनमें 3 to 6 मंथ के लिए डिवाइस और हार्मोन थेरेपी के साथ में पेशेंट को भेज देते हैं। मोस्टली ये वो पेशेंट है जिनमें सीवियर डिग्री है और जो फॉलोअप के लिए नहीं आ पाते हैं, और जो ऐसे सीवियर केसेस हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर पाए तो भाई उनके लिए सरोगेसी ऑप्शन रहता है। तो मेरी ये एडवाइस है, यदि आपको इस तरीके का कुछ
प्रॉब्लम हो रही है डीएनसी के बाद में कम है तो जल्दी अपने डॉक्टर को वो करें, क्योंकि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। पहली चीज़, जो जना सही तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, क्वैक्स और नर्सेस से डीएनसी नहीं कराना है। मेडिकल एबॉर्शन जब हो सके 6 वीक तक के प्रेगनेंसी में उसको टैबलेट से करने की पूरी कोशिश करना है। लेकिन यदि आप मेडिकल एबॉर्शन कर रहे हैं, टैबलेट से एबॉर्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक बार कंफर्म कर लें कि ये एबॉर्शन पूरी तरह से हो गया है, कोई पीस छूटा ना हो। और यदि डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं, साफ सुथरी स्टरलाइज प्लेस में प्रॉपर जगह पे हो और अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो कि गद्दी की निचली सतह को डैमेज ना पहुंचे, क्योंकि ये डैमेज फिर पर्सनलाइज होता है कि किसी का तो रिकवर हो जाता है और किसी का कभी रिकवर नहीं होता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, यदि किसी के एग खत्म हो गए हैं एज ज़्यादा की वजह से या किसी भी वजह से एग खत्म हो गए हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, हम एग किसी से ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी की बच्चेदानी खत्म हो गई है, उसकी बेसल लेयर, जननी लेयर पूरी डैमेज हो गई है, तो वो यूट्रस हमारे किसी काम का नहीं है। यूट्राइन ट्रांसप्लांट आज एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। यूट्रस को यदि पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो वो लेडी कभी माँ बनने का एहसास नहीं ले पाएगी। ऐसे केसेस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ें बिगड़ने के पहले सही विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि आप इस अनुभव से वंचित ना रह जाएं। इससे संबंधित एशरमेंट और आम भाषा में जाला बनने की तकलीफ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे उन प्रश्नों का आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।